हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम क्या है सेट। ठीक है, लेकिन अब जो मैं मैथ्स की वीडियोस बनाने वाला हूँ ये बनाने वाला हूँ एनडीए के बच्चों के लिए, जो बच्चे फिलहाल प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए एग्जाम के लिए, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के एग्जाम के लिए। उसके लिए मैं वीडियोस बनाने वाला हूं मैथ्स से रिलेटेड। आई बात समझ में? तो इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैं अलग से बनाऊंगा जहां पे मैं लगातार वीडियोस अपलोड करूंगा एनडीए की मैथ्स के ऊपर। ठीक है, तो मैं अब जो मैं बात करने वाला हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो क्या कि भाई देखो, अब जो वीडियोस बनेंगी ना वो बनेगी वन शॉट में। मतलब क्या, मैं टुकड़ों में वीडियोस नहीं बनाऊंगा क्योंकि चैप्टर बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट 30 टॉपिक है। तो हर एक टॉपिक के ऊपर ना मैं क्या करूंगा, हर चैप्टर के ऊपर एक वन शॉट वीडियो बनाऊंगा और अगली वीडियो में उसके क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। आई बात समझ में? तो इसका मतलब हर चैप्टर के ऊपर मात्र 2 वीडियोस बनाई जाएंगी। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्यों? क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करवाऊंगा, सारे कंसेप्ट, और उस अगली वीडियो में क्या होंगे, सारे क्वेश्चंस। उससे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जितने भी साथी या फिर जितने भी दोस्त आपके एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उन तक ये वीडियो शेयर जरूर करना ताकि उन्हें भी हेल्प हो एनडीए एग्जाम में। आई बात समझ में? और बात रही क्वेश्चन कैसे करवाऊंगा, क्वेश्चन होंगे अगली वीडियोस में। क्वेश्चन जो है ना मैं पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड भी करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, आप वहां पे जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मैथमेटिक्स बाय ऋतिक के नाम से, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां भी मैं क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, तो वहां जाके भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे इंस्टा फॉलो कर लेना, ठीक है, वहां पे भी मैं फोटो खींच के भेजता रहूंगा, चाहे वो सॉल्यूशन में बोर्ड पे लिखवाऊं उनके, ठीक है, चाहे उन क्वेश्चंस के। आई बात समझ में? तो इन सब जगह मैं अवेलेबल हूं, तो आप वहां जाके मुझे देख सकते हैं और इन सब का लिंक ही आपको क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो आज से हम शुरू करेंगे सेट चैप्टर की इंपॉर्टेंट वीडियो, और जो होगी हमारी सिर्फ वन शॉट, मतलब हर टॉपिक के ऊपर एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा। पूरी कोशिश रहेगी एक ही वीडियो में सारा टॉपिक खत्म हो जाए। हाँ, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, आई बात समझ में, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, पर एक ही वीडियो में खत्म की जाएगी ताकि किस्तों में बच्चों को ना देखनी पड़े या फिर कोई वीडियो स्किप ना हो जाए किसी भी टॉपिक की, किसी भी चैप्टर की। आई बात समझ में? तो हम शुरुआत कर रहे हैं सेट चैप्टर से। तो भाई उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शुरू करते हैं फिर आज की क्लास चैप्टर 1 सेट के साथ, ठीक है, जो हमारी क्लास 11 का टॉपिक था, और फिलहाल मैं इसे करवाऊंगा एनडीए के मैथ्स के लिए। आई बात समझ में? तो अब बात ये समझते हैं कि भैया सेट क्या होता है। चलो आप सेट चैप्टर तो पढ़ाओगे, पर हमें समझना तो पड़ेगा सेट क्या होता है। तो हम लोगों ने सेट वर्ड है ना बहुत बचपन से सुन रखा है। जैसे मैं याद दिलाता हूं, जैसे मैं बचपन में क्या बोलते थे, ये मेरी बुक्स का सेट है, ये मेरे कपड़ों का सेट है, ये मेरे खिलौने का सेट है, ठीक है, ये मेरी किताबों का सेट है। तो सेट वर्ड का मतलब क्या होता था? सेट वर्ड का मतलब होता था कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऐसी जगह जहां पे कुछ पर्टिकुलर चीजें रख दी जाए। जैसे हम क्या बोलते थे, ये मेरी बुक्स का सेट है। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि ये मेरी 4th क्लास की बुक्स का सेट है, इसका मतलब क्या है, उसमें मेरी सारी की सारी 4th क्लास की बुक्स मिलेंगी। या फिर मैं कहीं पे ये बोलूं, ठीक है, कि ये मेरी कपड़ों का सेट है, तो वहां पे क्या होंगे, वहां पे सारे मेरे कपड़े मिलेंगे, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि ये मेरे खिलौनों का सेट है, तो वहां पे मेरे क्या मिलेंगे, सारे के सारे खिलौने। तुम बचपन में ना बचपन से ही सेट वर्ड यूज करते आए हुए हैं, ठीक है, कि सेट का मतलब क्या होता है, हमने यहां से ही सीख लिया। सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे घर में भी ना आपने देखा होगा चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे से रखा जाता है। जैसे कि देखा होगा, आप कभी घर में जाते हो तो खाने पीने का सामान किचन में रखा होता है, फिर बर्तन किचन में रखे होते हैं, ठीक है, कपड़े अलमीरा में रखे होते हैं, ठीक है, खाने पीने का सामान जो होता है वो फ्रूट्स वगैरह वो सब रेफ्रिजरेटर में रखे होते हैं, फ्रिज में रखे होते हैं। आई बात समझ में? तो क्या कभी ऐसा होता है कि आप लोगों ने फ्रिज का सामान अलमारी में घुसा दिया हो या फिर कपड़े उठा के फ्रिज में रख दिए हो? ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी होती हैं, जिससे क्या होता है, हमें ढूंढने में आसानी होती है, हमें पता है हमारी कौन सी चीज इस टाइम पे कहां पे मिलेगी, ठीक है। जैसे कि हम सबने देखा है कि फालतू का कबाड़ा जो होता है वो हम स्टोर रूम में रखते हैं, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े में किसी भी रो चीज की तो हम वहां पे जाएं और वहां से निकाल लें। आई बात समझ में? तो ऐसा करते क्यों है वो मैं समझा चुका था कि हम चीजों को ऑर्गेनाइज वे में रख सकूं। जैसे मान लो मुझे अपनी एक स्टोरी याद आती है, ठीक है, जब मैं 10th क्लास में था तो उस टाइम मेरे फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम थे, ठीक है, और मान लो मेरा साइंस का पेपर था, 10th क्लास में मेरा साइंस का पेपर था, ठीक है, और ये मैं अपनी रियल स्टोरी बता रहा हूँ। मेरी कॉपी मान लो अब दिवाली की चल रही है, तो हम सब जानते हैं कि दिवाली में हमारे घर में क्या होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, दिवाली फेस्टिवल है तो भाई साफ सफाई तो चलेगी ही चलेगी। अब साफ सफाई में घर वालों ने सारे कॉपी किताब सब मिक्सअप करके कचरों के साथ यूं ही कहीं रख रखा है, यूं नहीं पता कौन सी
चीज कहाँ मिलेगी। और अगले दिन ही मेरे साइंस का पेपर है। अब हुआ क्या, उन लोगों ने मेरा सारा सेट बिगाड़ दिया किताबों का। जैसे हम रखते हैं ना अपनी, जैसे मान लो अब मैं 10th क्लास में था तो मैं 10th क्लास की किताबें एक जगह रखूंगा, ताकि अगर एग्जाम्स आ जाए या फिर कभी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो मुझे तुरंत वहां से निकाल सकूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी चीज है कहाँ रखी होगी। आई बात समझ में। लेकिन उस टाइम पे घर वालों ने सारा सामान यहाँ वहाँ फेंक रखा था। अब मुझे साइंस की कॉपी मिल नहीं रही, ठीक है, तो मैं करूँगा क्या भाई, मुझे तो चाहिए वो, कल मेरा पेपर है वरना फेल हो जाऊंगा मैं, ठीक है, पता लगे कुछ पढ़ा नहीं एक दिन पहले, ठीक है, कुछ रिवीजन हुई नहीं और पेपर में मेरी सीधी होगी। आई बात समझ में। तो मुझे वो चीज़ चाहिए थी, लेकिन घर वालों ने मेरी किताबों का सेट बिगाड़ रखा था, तो वो चीज़ें ढूंढूंगा कैसे। तो इसीलिए सेट बनाना क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और उम्मीद है आपको सेट का मतलब समझ में आ गया होगा कि सेट वर्ड का मतलब क्या होता है। सेट क्या होता है, सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन वेल डिफाइंड। अब इस वर्ड का मतलब समझते हैं। ऊपर मैंने एक चीज लिखी हुई है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि इस टॉपिक पे जैसे मैंने कोई सेट है तो उस चीज के ऊपर मुझसे कोई आगे बहस ना करे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी मैंने क्या बताया, मेरी किताबों का सेट है 10th क्लास की, तो भाई कोई बच्चा आएगा ऐसा या फिर कोई बड़ा आएगा ऐसा बोलेगा ये एक किताब है 9th क्लास की, इसको इसमें रख दे। भाई क्यों रख दूं, मेरी 10th का सेट है, वो मैं बोलता रहा हूं 10th क्लास की किताबें रखी हुई है उसमें, क्या उसमें कभी 9th की बुक्स मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। क्यों, क्योंकि वो सेट किसका है, 10th क्लास का। इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड। इसका मतलब अच्छे से पता होना चाहिए वो सेट है किस चीज का, उसमें किस तरह की चीजें हैं। आई बात समझ में। बताइए, कोई बंदा मुझसे बाहर से आगे ना बोले कि इसमें ये और होना चाहिए था या फिर इसमें ये चीज क्यों है। आई बात समझ में, ठीक है। तो कोई मुझसे आके उस बात पे बहस नहीं कर सकता। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। तो उसके नीचे में एक बात और लिख दी है, ऑल सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो सारे सेट हैं वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में। इसका मतलब क्या है, ऑल सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने सेट होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जरूर होते हैं, ठीक है। बट ऑल कलेक्शन, पर सारे कलेक्शन आर नॉट सेट, वो सेट नहीं हो सकते। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था, भाई दिवाली वाले टाइम पे मेरा पूरा घर बिखेर दिया था, क्या अब बहुत सारी चीजें बिखरी हुई है पर है तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही, तो क्या मैं उसे सेट बोल दूं, नहीं, क्योंकि सब कुछ तो मिक्स कर रखा था उन लोगों ने। आई बात समझ में। तो इसका मतलब वो सेट नहीं था। तो भाई देखो, सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हर कलेक्शन सेट हो ये जरूरी नहीं है। आई बात समझ में। अब इसे हम पढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सेट बनाए हुए हैं जिसे हम मैथ्स में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इतने सारे सेट पढ़े हैं बचपन में हमने। आई बात समझ में। एक एक करके याद दिलाता हूं। देखो सेट क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं। और ये बात हमने कहाँ सीखी थी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, ठीक है। सॉरी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 और फिर लगातार यह हुआ चलता रहेगा। आई बात समझ में। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, होल नंबर का सेट। अब होल नंबर का सेट क्या होता है, 0 1 2 3 और ये लगातार चलता रहेगा, है ना। होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं। ऐसे ही अब पता है इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर वो होते हैं, ठीक है, जिनके बीच में क्या आता है 0, इस तरफ क्या रहेगा 1 2 3। मतलब इंटीजर वो सेट होता है, हम जानते हैं जहाँ पे नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर एक साथ रहे। चलो मैं यहाँ से एक बात बोलता हूँ, चलो मैंने इन सबको सेट बोल रखा है, क्या कोई बंदा यहाँ पे नेचुरल नंबर वाले सेट में आके मुझे ये बोल सकता है बेस में 0 ऐड कर दे। भाई क्यों ऐड कर दे, या फिर कोई भी बड़े से बड़ा मैथमेटिशियन हो इस दुनिया का, वो मुझे आके यूं बोले भाई इसमें 0 हो रहा है, क्यों आएगा भाई 0। हमें पता है नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो शुरू ही 1 से होते हैं। अगर मैं 0 ऐड कर दूंगा तो ये होल नंबर नहीं बन जाएगा। आई मेरी बात समझ में। इसका मतलब सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जरूर होता है, पर ऐसा होता है कि कोई बंदा मुझसे आके ये ना बोले इसमें ये नंबर क्या कर रहा है या फिर इसमें ये नंबर क्यों नहीं है। आई बात समझ में। मतलब कोई मुझसे आके लड़ नहीं सकता उस बात पे, उसे हम क्या बोलते हैं, सेट। इसलिए इसका नाम क्या दिया हमने, वेल डिफाइंड। कंप्लीटली डिफाइंड होना चाहिए वो। अब ऐसे ही कि मतलब वो चीज वहां पे क्यों है। अब होल नंबर क्या होता है, 0 शुरू होता है। अब यहाँ आएंगे सारे नंबर, 0 भी आएगा यहाँ। अब इंटीजर क्या होते हैं, हम जानते हैं इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर ये रहे, पॉजिटिव नंबर ये रहे। फिर हमारा क्या आया, क्यू को हम बोलते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। और उम्मीद है सबने रैशनल नंबर जरूर पढ़ा होगा। रैशनल नंबर होता है वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो। कौन सा नंबर, जिनको याद नहीं है याद दिला देता हूं, वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो और जहां पे q कभी भी 0 नहीं सकता। क्यों, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए q क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, यानी कि वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में है पर q कभी 0 नहीं हो सकता। अब आकर देखते हैं, फिर हमारा क्या आता है, p
P हमारा क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब सेट ऑफ इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जिन्हें हम पी वाई की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, जैसे कि √2, √3, ठीक है, √5 जो रूट से बाहर नहीं आ पाते, या फिर पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब ऐसे ही अब आगे देखते हैं आर क्या होता है हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, रियल नंबर में सॉरी ढक्कन नहीं गया, ठीक है। आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं जितने भी नंबर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद क्या आता है हमारा, सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी कौन से होते हैं, जिन्हें दिखाते हैं आयोटा से। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एनडी के टॉपिक में आता है, तो जब मैं बताऊंगा क्या होता है आयोटा, ठीक है। आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक, ठीक है, इमेजिनरी नंबर होता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वैल्यू जिसको पता है बहुत बढ़िया है, आयोटा के लेते हैं रूट के अंदर -1, और हम जानते हैं रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर भी सब जानते होंगे, वैसे नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बताऊंगा मैं जब मैं पढ़वाऊंगा कौन सी सेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हम बात करेंगे आयोटा के ऊपर, इसका अलग सी वीडियो आएगी, चैप्टर है पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जब हम आएगी जब इसके ऊपर बात करेंगे। वैसे बताइए तो थोड़ा बहुत, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना उसमें रियल नंबर भी होता है और इमेजिनरी नंबर भी होता है, यानी कि a + आयोटा b ऐसे लिखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जहां पे ये हमारा क्या होता है, रियल पार्ट, और इसके पास i है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो उम्मीद है आपको डिफरेंट टाइप के सेट समझ में आ गए होंगे। सेट का मतलब कुछ नहीं होता, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, वो भी वेल डिफाइंड, या फिर मैं इसे यूं ही बोल सकता हूं, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट लिख दूं, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो ये भी हमारा क्या होता है, एक सेट है। आई बात समझ में, इसे हम बोलते हैं करली ब्रैकेट। तो जब मैं ऐसे ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट लिख दूं, इसे हम क्या बोलते हैं, सेट। तो उम्मीद है आप लोगों को सेट में अब कोई डाउट नहीं होगी, सेट होता क्या है असली में। चलो कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल लेते हैं। मैं क्वेश्चन पूछूं कि भैया मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द अर्थ, कि भाई पृथ्वी पे सबसे भयंकर जानवर उनका सेट, ठीक है, क्या ये सेट है, क्या ये कलेक्शन सेट है? मैं बोलूं कि भाई पृथ्वी पे मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन, क्या ये सेट है? नहीं, ये सेट बिल्कुल नहीं है। सेट क्यों नहीं है? अब मैं वही बात करूं लड़कियों की, लड़कियां कॉकरोच से डर जाती हैं, उनके लिए तो कॉकरोच डेंजरस हो गया। फिर तो क्या कॉकरोच डेंजरस होता है? या फिर मान लो छिपकली हो गई, उनके लिए छिपकली क्या होती है, डेंजरस। छिपकली को कमरे के बाहर देख लो चिल्लाना शुरू कर देती हैं, तो क्या वो डेंजरस हो गया? नहीं। और भाई कोई कमेंट मत करना, चाहे कोई लड़की हो तो, ठीक है, हर लड़कियां नहीं होती, पर ज्यादातर ऐसी मैंने देखी है, ठीक है। तो डेंजरस की डेफिनेशन सिर्फ एग्जांपल देता है, डेंजरस की जो डेफिनेशन होती है वो सबके लिए अलग अलग होती है। हो सकता है किसी ने अपने घर में शेर पाल रखा हो, शेर से भी डरता हो, और हो सकता है किसी को कुत्ते से डर लगता हो, गली के बाहर कुत्ता पड़ जाए वो वहां से निकल नहीं सकता। तो डेंजरस एनिमल्स की डेफिनेशन सबके लिए क्या होती है, अलग अलग। तो ये हमारा क्या हुआ, वेल डिफाइंड नहीं हुआ, इसलिए हम इसे सेट में नहीं काउंट कर सकते। ऐसे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, क्या टॉप, मैं बोलूं कि भाई तुम्हें लेने टॉप 11 बैट्समैन ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया के तुम्हें टॉप 11 प्लेयर लेने, वो भी टॉप के सारे 11 खिलाड़ी लेने हैं, तो क्या तुम ले पाओगे 11 खिलाड़ी टॉप के? तुम्हें कैसे पता कौन से टॉप के हैं? कोई बोलेगा भाई मुझे तो सचिन तेंदुलकर पसंद है, कोई बोलेगा मुझे धोनी पसंद है, कोई बोलेगा मुझे AB डिविलियर्स पसंद है। अब मैं क्या करूंगा भाई उस गेम में, क्योंकि किसी को कोई पसंद हो सकता है, उसमें तो बहस हो जाएगी। आई बात समझ में, मतलब कोई ना कोई ऑर्डर देना पड़ेगा उन्हें, किसके हिसाब से मैं चाहिए हो 11 प्लेयर। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये भी एक सेट नहीं था जहां पे लोगों की लड़ाई हो सके या फिर जहां पे कंट्रोवर्सी हो सके, ठीक है, वो सेट कभी नहीं होता। जैसे कि ये 2 एग्जांपल मैंने दिए थे अभी। तो उम्मीद है आप लोगों को सेट की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, हमारा नया टॉपिक, यानी कि अगला टॉपिक। और भाई पहले बोल रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो में बिल्कुल बोर ना हो, ठीक है। वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एनडीए की मैथ्स है, अगर मैं टुकड़ों में बनाने चला गया तो बहुत सारी वीडियोस बन जाएंगी। 30 तो चैप्टर है, तो अगर मैं क्वेश्चन के साथ करवाऊंगा तो कम से कम 60 वीडियो तो फ्री बनेगी। आई बात समझ में, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। अगर देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में है ना 2 तरीके का सेट होते हैं। एक कौन सा होता है, एक होता है हमारे पास सेट बिल्डर मेथड, और एक होता है हमारे पास रोस्टर मेथड। कौन से मेथड होते हैं? एक होता है सेट बिल्डर मेथड और एक होता है दूसरा रोस्टर मेथड। अब बताइए सेट बिल्डर मेथड क्या होता है और दूसरा रोस्टर मेथड क्या होता है भैया? देखो भाई सुनो, सेट बिल्डर मेथड का मतलब क्या है, जहां पे हम प्रॉपर्टी यूज करें। क्या यूज करें? प्रॉपर्टी यूज करें, ठीक है। जैसे मान लो एक ये सेट लिखा हुआ है, उससे पहले मैं एक काम करूंगा, 1 मिनट के रुकते हैं, पहले एक टॉपिक समझ के आते हैं। ये एक सिंबल है,
इसका नाम होता है एप्लिजन, EPLISON, स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, किसी को ना दिख रहा हो या फिर राइटिंग समझ ना रही हो तो भाई मैंने बता भी दिया है, एप्लिजन बोलते हैं इसे, EPLISON, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। इट मीन्स बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है, उसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। जैसे मान लो एक सेट है, मैंने इसमें 5 एलिमेंट लिए हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा, 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, 1 बिलोंग्स टू ए। फिर मैं क्या बोलूंगा, क्या 1 इसके अंदर है, इसका मतलब भाई जब 1 इसके पास, मैं बोल नहीं सकता 1 बिलोंग्स टू ए, तो इस सिंबल को क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ऐसे ही 3 बिलोंग्स टू ए, क्या 3 है इसके पास, तो 3 भी है, तो क्या लिखूंगा 3 बिलोंग्स टू ए। पर क्या 10 है इसके पास, तो 10 है इसके पास, तो क्या लिखूंगा मैं 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही -5 भी नहीं है यहाँ पे, तो -5 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये सिंबल समझना इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट दो तरह के होते हैं, सेट बिल्डर मेथड और रोस्टर मेथड। सेट बिल्डर मेथड का मतलब क्या होता है, किसी भी सेट को एलिमेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखना। जैसे यहाँ पे देखो मैंने वो लिखा हुआ है सेट एक्स, इसे बोलते हैं सच दैट पढ़ते हैं इसे, पर इस सिंबल का नाम होता है कोलोन, COLON, कोलोन, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार से है कि एक्स बराबर किसके है, 2n के, एक्स एन का 2 टाइम्स एक्स बराबर है 2n के, यानी कि क्या मतलब हो गया, 2 का मल्टीपल है x। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां पे n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। मतलब मैं n की जगह सिर्फ नेचुरल नंबर के नंबर रख सकता हूं, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे। तो क्या आंसर आएगा, जब मैं 1 रखूंगा तो 2 × 1 2 आएगा, 2 रखूंगा तो 2 2 4 आएगा, 3 रखूंगा तो 2 3 6 आएगा। सेट क्या बनेगा, 2 4 6 8, यूं ही चलता चला जाएगा। तो इसे हमने क्या बोला, इसे हम बोलते हैं रोस्टर मेथड। जब हमने इसको एज अ प्रॉपर्टी दिखाई कि भाई x बराबर है 2 का मल्टीपल यानी कि 2n, जहां पे n है n से बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू बड़ा n, तो क्या हो गया 2 4 6, ठीक है। तो इसे दिया नाम सेट बिल्डर मेथड का। और जब भी हम प्रॉपर्टी को खोल के एज अ एलिमेंट लिख दे हम क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड। अब अगर देखते हैं बी में क्या है, x सच दैट x बराबर है n का स्क्वायर। अब n का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर को शो कर रहा है, वेयर n बिलोंग्स टू बड़ा n, जहां पे n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो देखो क्या आंसर आएगा, तो भाई जब मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर से 1 लूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 लूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 लूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 लूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 लूंगा तो 5 का स्क्वायर 5 × 5 25 हो जाएगा, तो 25 हो गया और चलता रहेगा यूं का यूं। आई बात समझ में। अब आगे देखते हैं, ठीक है, सी पार्ट, x सच दैट x बराबर है 2 की पावर n, ठीक है, जहां पे n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब यहाँ पे 2 की पावर n है, यानी कि अगर मैं अब यहाँ पे रखूंगा n की वैल्यूज 1 2 3 4, तो क्या आएंगे आंसर, जो 2 की पावर में आते हैं। तो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 हो गया, 2 की पावर 5 32 हो गया। आई बात समझ में। अब अगर देखते हैं डी पार्ट में क्या है, x सच दैट x बराबर किसके, n अपॉन में n प्लस 1, जहां पे n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस 1 यानी कि 2, 1 अपॉन 2 आ गया। 2 रखूंगा तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 2 अपॉन 3 हो गया। 3 रखूंगा तो 3 अपॉन में 3 प्लस 1 4, तो 3 अपॉन 4 हो जाएगा, यूं ही चलता रहेगा। मतलब क्या है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। और ये सबको पता होगा कि भाई ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, डिनोमिनेटर। और पहले बता रहा हूं, अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इन वीडियो 2 जने देखेंगे, तो 11वीं क्लास वाले या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जेई वाले या फिर एनडीए वाले, ठीक है। तो सुन लो भाई, एनडीए में मैथ्स की बहुत ज्यादा तगड़ी वेटेज है, और वो सब आप जानते होंगे जब प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस मैथ्स सब्जेक्ट में एक ताकत है, वो आपको एनडीए क्वालिफाई भी करवा सकती है और फेल भी करवा सकती है। तो ध्यान से करना, एक एक टॉपिक को, एक एक कंसेप्ट को, वीडियो को बीच में स्किप मत करना, आराम से देखना, ठीक है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो आप 1 घंटे की, आधे घंटे की बाद में देख लेना, या फिर आप किस्तों में देख लेना वीडियो को, पर देखना पूरा है। आई बस समझ में, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो चलो वापस आते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर। अब अगला देखते हैं, मैंने ई सेट बनाया, और एक बात का और ध्यान रखना, अगर कोई भी सेट है, जैसे मान लो मैं एक और सेट लिखता हूँ एग्जांपल में, मान लो कोई ए सेट लिख रहा हूं मैं, सेट को जब भी डिनोट करते हैं ना, तो हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से हमेशा, ये रे कैपिटल लेटर लिखे हुए हैं। लेकिन अगर बाई चांस सेट के अंदर अगर एज अ एलिमेंट अल्फाबेट आ रहे हैं, तो वो आते हैं हमेशा स्मॉल लेटर में, यानी कि ए बी सी डी। अरे पहले बता रहा हूं, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर मैं इनको आगे पीछे भी कर दूं, या फिर एक को 2 बार भी लिख दूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेंगे। जैसे मान लो मैं इस सेट को ये भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ए सी बी डी। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया और ए को 2 बार लिख दिया। आप 2 को 1 बार भी लिख सकते हो और 1 को 2 बार लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेट हमारे सेम ही है। ये आई बात समझ में। आगे देखते हैं हम। ई मैंने क्या लिखा, एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस।
x जो है ना, मतलब x इस प्रकार से है कि x सॉल्यूशन है इसका, किसका सॉल्यूशन है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का। अब आपको x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, उसके अलावा क्या आना चाहिए, मिडल टर्म स्प्लिट। तो उम्मीद है आप लोगों को मिडल टर्म स्प्लिट आता होगा, जिनको नहीं आता भाई कृपया करके सीख लें। 10वीं में सीखा था पहली बार, 8वीं में सीखा था फैक्टराइज करना, और 10वीं में सीखा था इसके रूट निकालना, सॉल्यूशन निकालना। तो मैं याद दिलाता हूँ एक बार, कहाँ दिलाऊँ, कहाँ याद दिलाऊँ, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। मिडल टर्म स्प्लिट बोलती क्या है कि भाई दो नंबर, इसको थोड़ा कोने में लिख लेते हैं, दो नंबर ऐसे जोड़ने या घटाने है कि वापिस तो ये बन जाए, और उन दो नंबरों की गुणा इन दोनों की गुणा के बराबर होना चाहिए। तो ये गुणा करो, तो यहाँ पे एक है कुछ नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, तो 1 गुणा में 2 कितना हो गया, 2। तो ऐसे नंबर कैसे मिलेंगे जिसको जोड़ने में 3 आता हो और गुणा करने में 2 आता हो, मिल गए। खुद दे रखे उसने 2 और 1, क्योंकि 2 और 1 गुणा करने पे 2 आएंगे पर जोड़ने पे 3 आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में x प्लस में 2 बराबर ले लो 0 के। सोल्यूशन निकालने थे तो x कॉमन ले रहा हूँ, तो x कॉमन लूंगा तो यहाँ पर रहेगा x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन लूंगा तो रहेगा x प्लस 2। पूरे में से क्या कॉमन आ गया, पूरे में से कॉमन आ गया है हमारा x प्लस 2, और फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा x प्लस 1। तो x प्लस 1 बच गया है बराबर है 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई। अब देखो इन दोनों के मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, तो या तो ये बराबर 0 होगा या फिर ये बराबर 0 होगा। तो x प्लस 2 बराबर होगा 0 के, तो x की वैल्यू आ गई -2, और जब x प्लस 1 बराबर होगा 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो दोनों ही हमारे आंसर आ चुके हैं -2 और -1। उम्मीद है अब कोई डाउट नहीं बचा होगा आप लोगों का। x बराबर -2, x बराबर -1, दोनों ही हमारे क्या आ चुके, सॉल्यूशंस आ चुके। तो ये रहा -2 और -1। इसे हमने किसमें लिख दिया, रोस्टर मेथड में। ठीक है, तो यहां तक हमने समझा कि सेट क्या होता है, सेट समझ गए, सेट को हम क्या बोलते हैं, सेट होता क्या है। ठीक है, इसे हमने थोड़ा रियल लाइफ रिलेट भी कर लिया। इसके बाद हमने सीखा था डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, जो अब तक मैथ्स में पढ़ते आए हैं, और ये कई बार पेपर में लिख देता है और बच्चों को ये नहीं बताता है ये इस नाम से किसको डिनोट करते हैं हम। और उसके बाद हमने क्या देखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। चलो हम शुरू करते हैं सेट का नया टॉपिक। ठीक है, सेट के नए कंसेप्ट में क्या है, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट और ऑपरेशंस ऑफ सेट। सेट होता क्या है और सेट की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, उसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। लेकिन अब जो हमें बात करनी है वो करनी है टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर और ऑपरेशंस ऑफ सेट के ऊपर। अब बात है टाइप्स ऑफ सेट कितने प्रकार के होते हैं और क्यों रखने हैं हमें टाइप ऑफ सेट याद। मान लो एग्जाम में उसने कोई सेट का नाम लिख दिया और आपको ना पता वो सेट किस प्रकार का होता है, तो आप उस क्वेश्चन पे अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए आपको सेट का नाम याद होना बहुत जरूरी है। तो अगर वो नाम भी लिखे तब भी में कोई दिक्कत ना हो। तो चलो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी बोल सकते हो या फिर नल सेट बोल सकते हो या फिर वॉइड सेट बोल सकते हो। तीनों ही नाम एक ही चीज के हैं। इसका मतलब क्या है, खाली सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एक सिंगल एलिमेंट भी क्या हो ना हो, उसमें क्या बोलते हैं, एम्प्टी, नल सेट और वॉइड सेट। हमेशा है ना नल सेट को या फिर एम्प्टी सेट को या फिर वॉइड सेट को यूं दिखाया जाता है। कैसे, ध्यान रखना इस बात का, इसको दिखाते हैं हम यूं, या तो खाली ब्रैकेट से, इसका मतलब कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यूं दिखाते हैं, या फिर एक तरीका और होता है दिखाने का, फाई, इसे बोलते हैं हम लोग फाई। फाई एक सिंबल होता है जो ये डिनोट करता है ये क्या है, नल सेट है। आई बात समझ में, या फिर वॉइड सेट है या फिर एम्प्टी सेट है। तो इस बात का ध्यान रखना कि इन दोनों से डिनोट होंगे, इसके अलावा किसी और तरीके से नहीं होता है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, ये कई जने इस फाई को इसके अंदर रख देते हैं। अरे भाई अगर तूने इस फाई को इसके अंदर रख दिया तो फाई एज अ एलिमेंट ट्रीट होगा इस सेट का। आई बात समझ में, तो या तो यूं दिखाई देगा या फिर यूं दिखाई देगा। एम्प्टी सेट को हमेशा ऐसे ही डिनोट करते हैं, या तो इससे या फिर इससे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टाइप ऑफ सेट की, जिसका नाम क्या है, फाइनाइट सेट। अब बात है भैया फाइनाइट सेट क्या है, नाम से पता लग रहा है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, काउंटेबल एलिमेंट्स जिसके अंदर हो। ठीक है, कितने हो, काउंटेबल एलिमेंट्स, यानी कि इतने ही एलिमेंट हो जिन्हें हम गिन सकें। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को यहीं पे। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 2 3, ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया P Q R। ये दोनों ही क्या है हमारे पास, फाइनाइट सेट। दोनों में ही क्या है, 3 एलिमेंट है। और एक बात का और ध्यान रखना जो मैंने कल ही बताई थी, क्या, जब भी, कल का मतलब बताई थी मैंने, ठीक है, पहले ही, क्या कि भाई देखो P Q R है, ठीक है, P Q R की जगह यहाँ पे क्या आएगा,
सुनो, मैंने दिखाया था कि सेट को डिनोट करने के लिए ना हम यूज करते हैं कैपिटल लेटर्स, लेकिन अगर सेट के अंदर एलिमेंट्स हो तो उसे किससे डिनोट करते हैं हम? स्मॉल लेटर से। आगे देखते हैं फिर हम इनफाइनाइट सेट, यानी कि तीसरा हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट सेट, यानी फिर जहां पे क्या हो, नाम से पता लग रहा है इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, यानी कि नंबर ऐसे हो जो हम काउंट ना कर पाए। जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल लिखता हूं, मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 ... अब ये चलता रहेगा जब तक इसका मन करे तब तक चलता रहेगा, तो ये खत्म तो हो नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास ये इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं इस वाले सेट में। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो मैं क्या बोल दूंगा इसे? इनफाइनाइट सेट। तो आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इसके बाद बारी आती है इक्वल सेट की। किसकी? इक्वल सेट की। जैसे नाम से पता लग रहा है भाई इक्वल सेट है, मतलब दो सेट इक्वल कब होंगे? जब उसमें दो चीजें, भाई देखो इक्वल सेट पता क्या हुआ? इक्वल सेट आया और ये बोला भाई जो मेरी दो शर्त मान लेगा मैं इक्वल हो जाऊंगा। पहली शर्त क्या? इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, मतलब इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एलिमेंट्स भी एक जैसे होने चाहिए। इसका मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 बराबर किसके होगा? 1 2 के, क्योंकि देखो दोनों में ही 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों में ही दो एलिमेंट्स है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी क्या है? 2 एलिमेंट है, ठीक है। दूसरी बात, दोनों ही सेम एलिमेंट, तो इसमें क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। इसका एक एग्जांपल और होता है, जैसे मान लो मैं कहीं पर लिख दूं, जैसे मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रीफ में जाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी गहराई समझ में आए इक्वल सेट किसे बोलते हैं। जैसे मान लो मैं ये लिख दूं 1 2 1, ये भी बराबर होता है किसके? 1 2 के। पता है भैया ये क्या? अब ये भी तो आपने बोला कि दो सेट इक्वल जब होंगे, जब क्या होगा? जब यहां पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, यहां पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। और मैंने कल ये बात समझाई थी 1 2 1 1 2 के बराबर होता है। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, उसे मैं एक बार लिख के भी काम चला सकता हूं सेट के अंदर। तो इसका मतलब यहां पे ये एक बेफालतू में लिखा हुआ है, आप चाहो तो हटा सकते हो। इसी वजह से ये और ये भी क्या है? बराबर हैं। आगे बात समझ में? तो 1 2 1 1 2 के बराबर है। ऐसे ही मैं एक बात और समझा देता हूं, ठीक है। 1 2 बराबर होता है 2 1 के। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए, जरूरी नहीं कि उनका ऑर्डर भी सेम हो। तो 1 2 बराबर होता है 2 1 के। मैंने कल ही बताया था सेट के अंदर ऑर्डर का मतलब कुछ नहीं होता, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, अभी भी दोनों क्या है? बराबर है। आई बात समझ में? तो उम्मीद है आप लोगों को इक्वल सेट समझ में आ गया होगा। उसी का छोटा भाई है एक इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या बोला भाई मैं इक्वल की तरह नहीं हूं, मेरा इक्वल से कोई लेना देना नहीं है। मेरी जो 2 शर्त मान लेगा ना, 2 बोल रहा हूं, उस भाई की 2 शर्त थी, मेरी एक जो शर्त मान लेगा ना, ठीक है, मैं इक्विवेलेंट हो जाऊंगा। अब वो एक शर्त क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब अगर यहां भी 3 एलिमेंट है वहां भी 3 एलिमेंट होने चाहिए। इसने कहा कि भाई मैं एक ही शर्त से मान जाऊंगा। वो शर्त क्या है कि भाई मान लो यहां पे पी क्यू आर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 2 3, बोले मैं बराबर हो जाऊंगा भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और वहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 ही है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट सेट। इसको मतलब नहीं है कि एलिमेंट एक जैसे हो या ना हो दिखने में। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या होना चाहिए? बस यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है तो यहाँ पे भी 3 एलिमेंट होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए इक्विवेलेंट होने के लिए। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? इस नाम से पता लग रहा है ये किससे वर्ड से मिलकर बना हुआ है? सिंगल। जहां पे एक सिंगल एलिमेंट हो, क्या हो? एक सिंगल एलिमेंट। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दिखता हूं, फॉर एग्जांपल इजी, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं 1 2, ठीक है, 1 2 बोल रहा हूं, सिर्फ 1 1, या फिर लिख दूं 2, या फिर लिख दूं मैं 3। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ठीक है, सिंगलटन सेट के। आई बात समझ में? इसके बाद हम बात करते हैं सबसेट की। अब थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप आ चुके हैं, सबसेट की बात करते हैं। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके ऊपर हमें बात करनी है। अब सबसेट क्या होता है? ठीक है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, अगर किसी एक सेट के पास किसी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट हो तो दूसरे वाला पहले वाले का सबसेट होता है। इसको मैं एक बेस्ट एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो हम सब जानते हैं कि फिलहाल मान लेते हैं 11वीं क्लास के बच्चे हैं, तो 11वीं क्लास के बच्चे, और एक तरफ क्या है? एक तो सेट है 11वीं क्लास के बच्चों का और एक तरफ सेट है किसका? पूरे स्कूल का, पूरे स्कूल के बच्चों का। तो बोल सकता हूं 11वीं क्लास के बच्चे आप पूरे स्कूल के क्या है? सबसेट हैं, क्योंकि 11वीं क्लास के एलिमेंट जितने भी है ना सारे, वो पूरे उस दूसरे सेट में आते हैं।
आई बात समझ में? इसलिए 11वीं क्लास के बालक उसका क्या है, पूरे स्कूल का सबसेट है। इसका मतलब जब एक सेट के पास दूसरे के सारे एलिमेंट हो, ठीक है, तो दूसरे वाला पहले वाला क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे मैं इसके लिए बेस्ट एग्जांपल अब लेता हूं, जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया ए सेट क्या लिया 1 2, और एक सेट लिया बी क्या है 1 2 3, तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं बोलूंगा ए सबसेट है बी का। इसे बोलते हैं सबसेट का सिंबल, याद रखना इस बात को, ए सबसेट है बी का। और बी की तरफ मुंह हमेशा खुला रहेगा, क्यों? क्योंकि बी के पास ज्यादा एलिमेंट्स हैं और ए के भी सारे एलिमेंट हैं बी के पास। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, ए सबसेट है किसका, बी का। कोई दिक्कत? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपकी क्लास सबसेट है आपके स्कूल का, क्योंकि आपके स्कूल के पास सारे ही बच्चे हैं और आपकी क्लास के पास सिर्फ आपकी क्लास के बच्चे हैं। आई बात समझ में? तो आपकी क्लास सबसेट है आपके स्कूल का, इस बात को याद रखना, इससे आपको हमेशा सबसेट याद रहेगा। ठीक है, तो ए और बी, ए सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, अब हम सबसेट से ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, सबसेट में होता क्या है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, एक सिंपल सी बात है, ए सबसेट है बी का, क्या मैं ये बोल सकता हूं बी सबसेट है ए का? क्या मैं ये बोल सकता हूं बी सबसेट है ए का? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ए के पास बी के सारे एलिमेंट नहीं है, तो बी ए का सबसेट नहीं है। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या होता है, अगर मुझे बी को ए का सबसेट बनाना है, ठीक है, मुझे करना क्या होगा, बी में से 3 को हटाना होगा, तब बी के सारे एलिमेंट ए के पास हो जाएंगे। आई बात समझ में? दोबारा सुन लो, अगर मुझे बी को ए का भी सबसेट बनाना है तो मुझे बी में से 3 को हटाना होगा, तब बी के पास जो एलिमेंट होंगे वो ए के पास भी होंगे, तब मैं कह सकता हूं बी भी क्या है, ए का सबसेट है। और जब मैं कह सकता हूं बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब वो कब हुआ है, जब ए और बी दोनों बराबर थे। इससे हमने क्या सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है, उसकी बात कर लेते हैं। अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, इसका मतलब क्या है, ए बराबर है बी के। ये कंक्लूजन आता है यहाँ से। इंपॉर्टेंट चीज थी, ध्यान रखना इस बात का। मैं साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजें बताता रहूंगा, और फिर बता रहा हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, और वन शॉट में खत्म करके जाएंगे सेट के इंट्रोडक्शन को। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, टॉपिक के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और इसी में हम खत्म करेंगे, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे। आई बात समझ में? तो वीडियो लंबी हो सकती है, तो भाई आराम से देखना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग बोर ना हो। आई बात समझ में वीडियो में? अब आगे देखते हैं, तो ए और बी समझ में आ गया। तो ए सबसेट है बी का, और हमने क्या देखा फिर, ठीक है, कि बी ए का सबसेट नहीं था। अगर होता कब, जब 3 नहीं होता। इसका मतलब जब दोनों बराबर होंगे तभी ऐसा केस पॉसिबल है। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं, वो क्या, अब ए जब बी का सबसेट है तो हम पता है बी को क्या बोलते हैं, हम बी को बोलते हैं सुपरसेट। हम बी को क्या बोलते हैं, सुपरसेट। क्यों? क्योंकि बी के पास सारे एलिमेंट है, बी के पास सुपर पावर्स हैं, भाई के पास सारे एलिमेंट है, किसके, ए के भी लेके बैठा है। आई बात समझ में? अपने तो है ही और ए के भी हैं, तो इसका मतलब बी को क्या बोलते हैं, सुपरसेट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद अगला क्या आता है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? ठीक है, पावर सेट समझाने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाना चाहता हूं कि आप सबका सबसेट कैसे निकालोगे। जैसे मान लो आपको कोई भी एक सेट दे दिया, ए सेट क्या दिया उसने, 1 2 और 3, ये दिया आपको ए सेट। उसने पता है क्या बोला, उसने बोला कि भैया इस ए का है ना, क्या बना दे, इस ए के तू सारे सबसेट लिख दे, ए के सारे सबसेट लिख दे। तो कैसे लिखोगे वो सुनते हैं। तो किसी के सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है, किसी के सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा 2 की पावर n। ठीक है, तो मैं इसे कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो और n क्या होता है, n शो करता है एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट हो एक सेट में, इस सेट में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, इसे यहाँ पे रख दो, तो 2 की पावर 3, इसका मतलब 8 सबसेट बन के आएंगे। सबसेट बनाते कैसे वो मैं सिखा रहा हूँ। जैसे कि सबका एक सबसेट कॉमन है, वो क्या है, 5। बात भी 5 सबका सबसेट क्यों होता है, एक सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मान लो ए सेट है कोई 1,2 और एक सेट है क्या 5 के पास कुछ भी नहीं है,
तो जब फाई के पास कुछ है नहीं तो फाई तो इसका सबसेट बनेगा ही ना, क्योंकि सबसेट क्या होता है कि जब एक के एलिमेंट इसके सबके पास हो तो भाई इसके पास तो एलिमेंट्स है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वो क्या बनेगा, इसका सबसेट बनेगा ही बनेगा। आई बात समझ में, क्योंकि कम एलिमेंट वाले हमेशा ज्यादा एलिमेंट वालों के सबसेट बनते हैं अगर उसके पास वो एलिमेंट है तो फाई के पास तो कुछ भी नहीं है तो वो तो किसी भी सेट का सबसेट बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, फाई सबका क्या होता है, कॉमन सबसेट। फिर अगला सबसेट बना रहा हूँ, वो होगा हमारा एक हमारा क्या है, एक सबसेट है इस सेट का। फिर एक बनाऊंगा मैं 2, तो एक बनाया मैंने, 2 बनाया, फिर क्या बनेगा हमारा 3, ठीक है। फिर और सबसेट बनाऊंगा मैं, और सबसेट क्या बनेंगे हमारे 1,2, 1 और 2, फिर और क्या बनेगा हमारे पास 1 2 के बाद 1 2 लिख लिया, फिर उसके बाद 2 3, 2 और 3, ठीक है। फिर 1 और 3, 1 और 3, कितने बन गए भाई, देखो ध्यान से, 1 2 2 3 1 3, ठीक है। और उसके बाद 1 2 3 सारे एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 1 2 3। क्या मैं कह सकता हूँ ये सारे जितने सेट बनाए मैंने वो सब क्या है, इसके सबसेट हैं, ठीक है। कितने होंगे गिनना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही में ये 8 थे, भाई ने सही बताया फॉर्मूले वाले ने। तो क्या 2 की पावर 3 8 सबसेट बनेंगे, और बन गया हमारे पास 8 सबसेट। और जब 8 सबसेट बन गए और जैसे ही तुम इसे एक सेट में बंद करोगे ना, बड़े वाले सेट में, जैसे ही तुम इसे एक बड़े वाले सेट के अंदर बंद करोगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। इसका मतलब क्या, पावर सेट कंटेन्स ऑल सबसेट्स, मतलब एक ऐसा सेट जिसके पास क्या हो, सारे ही सबसेट हो एक सेट के। आई बात समझ में। और वो सेट क्या होगा हमारे पास, ए, मतलब पावर सेट हम दिखाते हैं पीए से। पीए का मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जिसमें जिसके पास ए के सारे, जैसे मान लो एक सेट था, या मैंने एग्जांपल लिया था एक सेट था, ठीक है। तो पीए क्या बनेगा, ये वाला, मतलब पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जहां पे ए के सारे ही सबसेट्स मौजूद हैं। और कभी आपसे पूछे पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, 2 की पावर n, और जहां पे n क्या शो करता है कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे। तो ये सारे एलिमेंट 8 जो आए थे किसके थे, पावर सेट के थे। और कैसे निकाला था हमने, 2 की पावर n से। तो उम्मीद है आप लोगों को पावर सेट समझ में आ गया होगा। सुपर सेट की बात कर ही चुका मैं, अगर ए बी का सबसेट है, मतलब बी के पास सारे एलिमेंट है, तो बी हमारा क्या होगा, सुपर सेट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट बस 2 चीज हटा लो, ठीक है, क्योंकि इस केस में तो ये बराबर ही ना हो गया, इस 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर ही हो गया 1 2 3 के। तो इसको हटा लो और इस 5 को हटा लो। अगर 2 सबसेट हटा लूंगा ना मैं यहां से, तो हमारे क्या बनते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो इस बात का ध्यान रखना, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, एक तो 5 को एलिमिनेट कर दो टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से, और एक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आ रहे हैं ना एक सेट में, उसको हटा दो। आई बात समझ में, हमारा क्या बनता है, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 की पावर n माइनस 2। जितने भी एलिमेंट, जितने सबसेट आ रहे हैं उसमें से 2 को माइनस कर दो। इसके बाद क्या आता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को हम दिखाते हैं यू से। किससे दिखाते हैं, यू से। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब पता है क्या है, कि एक ऐसा सेट जिसके बच्चे हैं बाकी सेट्स। जैसे मान लो मैं एक सेट लिखता हूं यूनिवर्सल 1 2 3 4 से लेके 10 तक, मतलब इसमें 4 से 10 तक एलिमेंट है, ये यूनिवर्सल है। तो जो ए सेट आएगा ना इस क्वेश्चन के अंदर, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है 1 2 3। कोई बी सेट आ गया, वो क्या होगा 4 5 6। मतलब यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिसके बाकी सेट जो है वो क्या है, बच्चे हैं। आई बात समझ में। उम्मीद है यहां तक आपको सारे टाइप ऑफ सेट क्लियर हो गए होंगे। किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और भाई जब तैयारी करने बैठो एनडीए की, चाहे 11वीं के वालों को, उनकी तो बात कर ही नहीं मैं, क्योंकि 11वीं वालों के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाता रहता हूं, ठीक है। पर फिलहाल मैं बात कर रहा हूं एनडीए वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि 11वीं वालों को तो इंट्रोडक्शन पूरा काम आएगा ही आएगा जो 11वीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हर एक गहरी से गहरी बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या यूज कर ले इसके आपको भनक भी नहीं लग सकती। तो भाई आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। टॉपिक का मतलब है आपको कंसेप्ट पे खास ध्यान देना होगा, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे।
क्योंकि हम जानते हैं सीबीएसई के पेपर में क्या होता था, क्वेश्चन फिक्स होते थे कि हाँ भाई ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यहाँ से 80% सिलेबस आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। लेकिन अब हम बात करें एनडीए की, जहाँ पे पहली बात क्या आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको कंसेप्ट हेल्प करेगी उन क्वेश्चन को करने में जिन क्वेश्चन को आपने एनसीईआरटी में पढ़ भी नहीं रखा। आई बात समझ में, तो खास ध्यान रखना इस बात का। अब हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम क्या है, ऑपरेशंस ऑफ सेट। हमारा टाइप्स ऑफ सेट खत्म हो गया है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, ऑपरेशंस ऑफ सेट की। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, एक बार से समराइज करते हैं, ठीक है, फटाफट। अब तक हमने क्या पढ़ा, सेट क्या होता है, फिर हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर की अलग तरह के सेट का नाम क्या होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इन सब के सेट के पढ़े थे हमने इससे पिछली बार, ठीक है, यानी कि वीडियो की स्टार्टिंग में। उसका हमने क्या पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जिसमें हमारे दो मेथड थे, सेट बिल्डर मेथड और रोस्टर मेथड। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ऑपरेशन ऑफ सेट, ठीक है। अभी भी क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी क्योंकि अभी बहुत कुछ अभी सीखना है, ठीक है। तो ऑपरेशंस ऑफ सेट, इसके बाद मुझे लगता है आधी क्लास हमारी खत्म हो जाएगी, हाफ क्लास और बाकी रह जाएगी। ऑपरेशंस ऑफ सेट में क्या है, पहला ऑपरेशन क्या बनता है हमारा, यूनियन का। पहला ऑपरेशन क्या बनता है हमारा, यूनियन का। यूनियन क्या होता है, तो सुनो, यूनियन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने ये वर्ड इंग्लिश का भी सुन रखा है, तो आप लोग वर्ड से मतलब याद रख सकते हो। यूनियन का मतलब होता है गैंग, है ना, तो भाई अपना संगठन बना लिया आप लोगों ने, एक ग्रुप बना लिया मिलके, उसमें क्या बोलते हैं, यूनियन। तो इसी का मतलब कुछ मैथ्स में भी है। जैसे मान लो ए कोई सेट ले लिया, एग्जांपल से समझाता हूं आपको यूनियन क्या होता है। ए कोई सेट ले लिया 1 2 3, ठीक है, और बी कोई सेट ले लिया कितना 3 4 5 6, चलो, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इस बात का मतलब पता है क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हो और बी के भी सारे एलिमेंट हो, और जो रिपीट हो रहे हैं वो एक ही बार लिखना, तीन दोनों के पास है। आई बात समझ में, तो इसका मतलब तीन को एक ही बार लिखेंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं तीन को दो बार लिखे कोई फायदा नहीं है। 4 5 6, ये हमारा क्या आ गया, ए यूनियन बी का आंसर, 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहीं से एक एग्जाम्पल और बनाऊं क्या, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो ए सेट मैंने कोई सा लिया है यहाँ पे 1 3 5, और दूसरा क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, बी सेट ले लिया मैंने यहाँ पे 2 4 6। तो जो हमारा सेट बनेगा वो क्या बनेगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या, एक ऐसा सेट जिसमें दोनों के ही सारे एलिमेंट हो। तो कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा दोनों सेट में, तो क्या आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाला सेट ही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा दोनों ही केसेस में। तो मैंने दो एग्जांपल लिए थे और उम्मीद है आपको यूनियन समझ में आ गया होगा। यूनियन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट, चाहे वो वहाँ पे सी भी लिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए देगा आपको। इसका मतलब एक ऐसा सेट जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हो, बी के भी सारे हो और सी के भी सारे हो, और जो रिपीट हो रहे हैं वो एक ही बार आए। आई बात समझ में। अब आगे देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। हाँ, हम इन्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अगली वीडियो में, फिलहाल तो मैं सिर्फ कंसेप्ट सीखना है, तो मैं सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। आगे देखते हैं अब हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब आप लोगों को पहले ही सीखा था, आप लोगों ने एक पॉइंट देखा था 10th क्लास के अंदर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है। इसका मतलब कॉमन पॉइंट जो दोनों लाइनों के ऊपर हो, है ना, 10th पढ़ा था हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ऐसे क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जैसे मान लो मैं कोई ए सेट लिखता हूँ, मैंने कोई लिखा ए सेट, ए सेट में क्या लिखा मैंने 1 2 3 4 5, और मैंने ऐसे ही क्या लिखा, कोई बी सेट लिखा। बी का क्या होता है, बी में लिख दिया मैंने 3 4 5 6 और 7। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि एक ऐसा सेट जिसमें ए के और बी के दोनों क्या हो, कॉमन एलिमेंट्स हो सिर्फ, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और इंटरसेक्शन को हमेशा यूं दिखाते हैं इस सिंबल से, इसे हम बोलते हैं यानी कि उल्टा यू, इनवर्स यू, और यहाँ पे क्या था, सिंपल यू। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कैसे आएगा, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट लिख लो। तो कौन से कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 3 भी दोनों में, 4 भी दोनों में और 5 भी दोनों में, 3 4 5। तो ये हमारे क्या हो गए, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इंटरसेक्शन क्या होता है, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो ए में भी कॉमन हो और बी में भी क्या हो, कॉमन हो। अगर मान लो सी भी आता तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जो तीनों में ही कॉमन है, और कुछ कॉमन ना आए तो क्या हो जाएगा, 5, यानी कि जो दोनों में ही कॉमन हो। अब अगर देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है, फिर से एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, तो एक काम और कर लेते हैं, इनकी हम बात करेंगे वेन डायग्राम्स में भी। इस टॉपिक के बाद मैं करवाऊंगा वेन डायग्राम्स, तो हम वहां पे बात करेंगे कि यूनिट को वेन डायग्राम से कैसे दिखाते हैं, इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से कैसे दिखाते हैं, और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को वेन डायग्राम से कैसे दिखाते हैं। तो पहले जैसे मान लो कोई ए सेट दे दिया उसने, एग्जाम्पल के हमने कोई ए सेट लिया 1 2 3 4 5, फिर से वही, और बी कोई सेट ले लिया मैंने यहाँ पे 3 4 5 6 7, मैंने कोई सेट लिया बी। तो देखो आपको क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी कि आपको निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब पता है क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से वो एलिमेंट माइनस कर दो जो बी के पास भी है। आई बात समझ में, ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से वो वाले एलिमेंट हटा दो जो बी के पास भी है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं ए के जो बी भाई भी लेके बैठा हुआ है, तो ए के पास 3 4 5 है, तो बी भी लेके बैठा है 3 4 5, तो क्या आंसर आएगा, सिर्फ 1 और 2। तो ए में से वो एलिमेंट हटा दिए जो बी के पास भी थे, जो बच गए वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, यानी कि 1 और 2। इसी तरीके से मान आपको बी माइनस ए करना है, तो बी माइनस ए का मतलब क्या होगा कि बी में से वो एलिमेंट हटा दो जो भाई साहब ए बी लेके बैठे हैं, यानी कि सिंपल सी बात है, बी माइनस ए का मतलब क्या होता है कि बी में से वो एलिमेंट हटा दो जो दोनों में कॉमन है। तो कौन से कॉमन है, 3 4 5, तो बी का क्या आंसर आएगा, बाकी बचे हुए एलिमेंट क्या होंगे, 6 और 7, तो ये आ गया हमारा बी माइनस ए का आंसर। तो इसमें क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसके बाद आता है फोर्थ टॉपिक, जिसमें क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। डिसजॉइंट ऑफ टू सेट का मतलब पता है क्या होता है, जहां पे कुछ भी कॉमन आए, एक ऐसा सेट, मतलब दो ऐसे सेट जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। जैसे मैं समझाता हूं आपको, मैंने कोई ए सेट लिखा, ए सेट क्या लिखा मैंने 1 2 3, ठीक है, और बी सेट क्या लिखा मैंने 4 5 6। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी किसी भी हाल में 5 के बराबर आना चाहिए। जब ए इंटरसेक्शन बी 5 आएगा, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा सेट क्या बनता है, डिसजॉइंट। तो हमने समझ गए डिसजॉइंट ऑफ टू सेट का मतलब क्या होता है। तो उम्मीद है आपको सारे ही कंसेप्ट, चाहे ऑपरेशन ऑफ सेट के हों, चाहे हमारे टाइप्स ऑफ सेट के हों, दोनों ही क्या हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। इसके हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, ठीक है। जो इसको भी जो भी समझना है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है, उतारना उतार सकता है। और मैं भाई पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि फटाफट इनके नोट्स बनाऊं और मेरी वेबसाइट पे अपलोड कर दूं। तो भाई अगर आपको सेट चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ की फॉर्म में, या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं, तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा अपनी वेबसाइट पे। आप वेबसाइट का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनके जो मैंने हाथ से लिखे थे ना, जब मैंने पहली बार इनके नोट्स बनाए थे तो हाथ से लिखे थे, तो उसकी मैं फोटो खींच के डाल दूंगा, क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे। आप वहाँ मुझे फॉलो करना, ठीक है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी वेबसाइट्स पे। आई बात समझ में, वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो भाई आप चाहे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर लेना, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आई बात समझ में, और या फिर कमेंट बॉक्स तो खुला हुआ ही है, वहाँ पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब जिसको जो भी उतारना उतार सकता है। फिर हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, सेट चैप्टर की। सेट अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। जिसको जो भी उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।